गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग यार? फाइन सर। ओके। हाय सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया है भाई। तू बहुत ही बढ़िया, बस काम करके आ रहे हैं। I've हाँ just तो come from बताना the जरूर कि सुबह कितने बजे आया है तू काम करके। ओके। सो द थिंग इज, मैं सुबह काम करके 6:30 बजे घर पहुंचा हूँ। एंड हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी है अभी मंडे को। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं तुम लोगों का सेशन लेके I'll like rest for 2 or 3 odd hours and I'll go back to office. So okay, this is the reality of IT industry when you join a startup like an AI startup. So harsh है, but yeah, it's the reality. But don't worry about it. अभी स्टार्टिंग में इतना लोड नहीं होगा, जूनियर्स को नहीं बुलाया, फ्रेशर्स की थोड़ी हम लोग ऐसे ध्यान रखते हैं, ठीक है। सीनियर्स की थोड़ी ज्यादा लगती है। ओके। सो एज आई सी, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तुम लोगों के। और as I can see, a lot of questions are about the cracking the job in IT industries. Am I right? Okay, you can just यस सर। रिप्लाई ऑन चैट, नो वरीज। लाइक आप लोगों को यहाँ बोल के, अब बोलने वाला सेशन हम लोग थोड़ा आधे घंटे बाद रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट द क्वेश्चंस दैट आई हैव। ठीक है, अगर आप लोगों को यस नो जो भी होगा एक बार आप चैट पे लिख के बता देना मेरे को। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। अभी लाइक इफ यू आर इन द फाइनल ईयर, लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि अगर आप फाइनल ईयर में हो इस टाइम पे और अगर आप पर्टिकुलरली जावा में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फार एंड फोरमोस्ट आपको सबसे पहले एक सॉलिड बेस चाहिए। ठीक है, सॉलिड बेस एज इन आपके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, लॉजिक्स एज इन आप किसी भी लैंग्वेज में काम करो, चाहे जावा पे काम करो, जैसे मैं एंगुलर पे काम करता हूँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अभी हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टीम हैंडल करता हूँ मैं। और उसके अंदर सबसे पहले हम अगर एक कैंडिडेट में देखते हैं तो वो देखते हैं सबसे पहले कि उसके लॉजिकल स्किल्स कैसे। It doesn't matter if he's working in Java, JavaScript, Python, any of the language. The most important thing is if you are good with the logics, you're good to go. ठीक है, सो लॉजिक्स एज इन ऐसे मैथमेटिक्स लॉजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोडिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हम उनको मेमोरी में कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हो जिसकी जरूरत है भी या नहीं, अगर आप कैलकुलेट करने के लिए 2 3 4 वेरिएबल बना लोगे, ठीक है, जिसकी जरूरत एक्चुअली में है नहीं, और वो 2 वेरिएबल से ही कैलकुलेट हो सकता है, सो इट्स बेटर, ये बेटर अप्रोच है। तो वो चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, एक जॉब इंटरव्यू में ना कि सिर्फ जॉब इंटरव्यू में आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, बट उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं रखोगे तो आगे दिक्कत आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टिक विद योर बेसिक प्लान्स, दैट इज योर लॉजिकल प्लान्स। अपने लॉजिक्स बेटर करो। ठीक है, अभी अगर आप लोग जावा से कर रहे हो तो जावा के अंदर अपने डीएस स्ट्रॉन्ग करो, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करो। जावा का कोर जितना भी है उसको बेटर तरीके से पढ़ो। उसके बाद अगर आपके पास एडवांस जावा अगर आपको आती है तो वो आपके लिए एक एडिड बेनिफिट मैं कह सकता हूँ, वो हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज है कि सबसे पहले फार एंड फॉरमोस्ट आपको आपके लॉजिक्स को बेटर करना है। कि अगर आपको एक कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करना है या फिर आपको कोडिंग के कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो आपके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपकी लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको हायर करने के लिए राजी होगा। अगर आप खुद एक सीईओ के पर्सपेक्टिव से देखो तो आप खुद सोचो कि एक ऐसे पर्सन को आप हायर करना चाहोगे जिसकी लॉजिक स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, सो मिनिमम डेज टू लर्न डीएसए टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। कुछ ऐसा होता है कि आप मान के चलो कि किसी भी चीज को लर्न करने के लिए आपको 1 महीना तो मिनिमम फॉर मान के चलो कि लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 1 महीने से डिपेंड करता है कि आप कितना और ज्यादा टाइम ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू आर गुड टू गो फॉर अ मंथ, 1 महीना बहुत है। अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस स्टेजेस ऑफ डीएसए तक जाना है तो फिर 2 महीने 3 महीने जा सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस स्पेस पे चलना चाहते हो, आपका ट्यूटर किस स्पेस पे चलना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, और विच लैंग्वेज इज बेटर टू लर्न, जावा और डीएसए? डू जावा लैंग्वेज है, डीएसए उसके बेस पे काम होता है, डीएसए लैंग्वेज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, डीएसए एक लैंग्वेज के बेस पे हम करते हैं, हम जावा के बेस पे हैं, सी सी प्लस प्लस। तो डीएसए कंसेप्ट है। डीएसए एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर, आप कुछ भी टाइप करते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे आप कुछ भी टाइप करते हो, किसी पर्सन का नाम टाइप करते हो, वो कितनी जल्दी आपको उसका रिस्पॉन्स देगा
ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितना बेटर आपने एल्गोरिथम लिखा हुआ है डीएसए का। सो डीएसए किसी भी लैंग्वेज में अंदर हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट दैट। ठीक है, सो अगर आपको एक आईटी इंडस्ट्री में इंटरव्यू क्रैक करना है या फिर आपका एग्जाम क्रैक करना है, तो इट्स बेटर कि आप पहले अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और लॉजिक्स आप किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाँ, जावा के एक एडेड बेनिफिट ये रहता है कि जावा एक हार्ड कोड लैंग्वेज है। ठीक है, आपको एक पॉइंट कॉमा हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर आप एक जावा जावा डेवलपर हो या फिर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो, तो जावा से जावा एडवांस और जावा के साथ अगर जावा में डीएसए है, तो वो एक एडेड बेनिफिट है कि आपको आप ऑलराउंडर ऑफ जावा कहलाओगे। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ये रहेगा। ठीक है, तो फार एंड फॉरमोस्ट अभी तक ये है कि आपके लॉजिक्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे पास ज़्यादातर आता है हाउ टू प्लेस्ड, उसके बाद है कि गेट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज। टॉप एमएनसीज में जाना है, अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करो, अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग करो, लीड कोड के क्वेश्चंस अगर होते हैं तो वो करो, अदरवाइज बेसिक्स रखो। लीड कोड के क्वेश्चंस कोई भी, देखो अगर आपने 50 लीड कोड के क्वेश्चंस कर रखे हैं और एट अ टाइम जो आपसे हाथों हाथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइम पे बेसिक इंटरव्यू के अंदर, अगर आप वो नहीं उनका आंसर नहीं कर पाओगे ना, तो लीड कोड के क्वेश्चंस का भी कोई फायदा नहीं है, राइट। उसके बाद व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू क्रैक अ कंपनी, अपनी लॉजिक्स को स्ट्रांग रखो। प्लस हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ जावा के बेस पे आप जॉब लेना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पास जावा एज अ बेस लैंग्वेज है कि आपका एक्सपर्टीज जावा में है, बट सिर्फ जावा पढ़ने से आपकी जॉब लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। मुझे जावा भी आती है, एडवांस जावा भी आती है, मैंने जावास्क्रिप्ट पे भी काम किया हुआ है, मैंने नोड पे भी काम किया हुआ है, मैंने एसक्यूएल पे भी काम किया हुआ है, और भी चीज़ें मेरे को आती हैं। इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मेरी कंपनी अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो जावा में है, हालांकि मैं अभी एंगुलर पे काम कर रहा हूँ जो जावा में है, या फिर कोई एक ऐसी लैंग्वेज पे है जो मैंने अभी नहीं पढ़ी है, तो उससे क्या है, मेरे इतने सारे लैंग्वेजेस पढ़ रखी है, मुझे बेस इतना पता है कि कौन सी लैंग्वेज में किस टाइप से हम कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उससे मुझे फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि सिर्फ जावा के पढ़ के, ठीक है, सिर्फ जावा कोर जावा पढ़ के या सिर्फ एडवांस जावा पढ़ के आपकी जॉब लगने वाली है, तो ऐसा हो भी सकता है। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनी आती है, उनका स्पेसिफिक रोल है कि हम सिर्फ जावा डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप सिर्फ जावा नहीं, अपनी सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, डीएसए और बाकी जो लैंग्वेजेस आपको जो पढ़ाई जा रही है उनको भी स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, प्लस अपने प्रोजेक्ट्स को खुद बनाओ। ठीक है, बीट बी अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हर कोई बनाता है, इनफैक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने भी बनाया था, बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैंने खुद ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। बट डिफरेंस ये था कि दूसरे लोगों ने जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था वो डाउनलोड किया, ठीक है, उसको रन किया, उसका थोड़ा बहुत कोड देखा एंड दैट्स इट। बट मेरा अलग था क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई किया था। हाँ, मेरा यूआई में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, यूआई के अंदर मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम पे और नॉलेज भी नहीं थी, बट मेरा जो लॉजिक मैंने लिखा हुआ था वो बहुत कम वर्ड्स के अंदर, बहुत कम लाइन ऑफ कोड्स के अंदर लिखा था और परफेक्टली वर्क कर रहा था। सो ये डिफरेंस है। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, बीट भी जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कुछ भी आप सीख रहे हो, आपने अगर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। हाउ मेनी कोडिंग राउंड्स विल बी देयर इन एमएनसीज कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी ब्रो। वो एक राउंड में भी आपको सेलेक्ट कर सकती है, वो 8 राउंड भी ले सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। व्हाट आई डू, मैं बता देता हूँ मैं मेरी कंपनी के लिए क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बेसिक टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूँ एक बेसिक टेस्ट उनको देने के लिए, अगर वो टेस्ट में पास करते हैं तो उसके बाद उनका मैं एक राउंड लेता हूँ, टेक्निकल राउंड लेता हूँ। उस टेक्निकल राउंड में मैं ये देखता हूँ कि बच्चा किस लेवल पर मेरे बात को समझ पा रहा है, मेरी कोडिंग क्वेश्चंस को समझ पा रहा है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि लेवल 1 उसका ठीक है, तो मैं उसको कुछ हिंट्स देता हूँ या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकंड राउंड होता है जहाँ पर मैं थोड़ा और बेटर डीप में उसके क्वेश्चंस करता हूँ। वो कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है, अगर मेरी लैंग्वेज का तो मैं करूँगा और मेरे दूसरे लैंग्वेज का तो मेरे दूसरे पार्टनर्स करते हैं। फिर फाइनल राउंड होता है हमारी कंपनी में, फोर्थ राउंड जो होता है उसमें ये रहता है कि हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, 24 आवर्स देते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, और 24 आवर्स के अंदर आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आजकल बच्चे चैट जीपीटी से भी करवा लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट जीपीटी आपको यूज़ करना आना चाहिए। बट द थिंग इज दैट आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया, बट उस जो कोड चैट जीपीटी ने दी है आप उस कोड को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, उसको समझा नहीं पाओगे अगर,
तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले ही हमारे पास एक ऐसे कैंडिडेट था जिसने चैट जीपीटी से उस क्वेश्चन को पूरा किया था, बट उस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद वो जो कोड था उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, उसको बता नहीं पा रहा था कि ये कोड में ये पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है। सो इसलिए वो रिजेक्ट हुआ था। और ऐसा नहीं हम चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते, हम भी यूज़ करते हैं जब हम किसी लॉजिक में फंसते हैं या फिर हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर कोड चाहिए होता है जो ऑप्टिमाइज्ड हो, तो हम उसमें यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो डिपेंड्स कि कौन सी एमएनसी में जा रहे हो आप, तो उस पर डिपेंड करता है हाउ टू क्रैक डाउन एमएनसीज इन फ्रॉम टियर 3 कॉलेज। अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स देने की कोशिश करो। ठीक है, तो तभी क्रैक हो सकता है। डीएसए अच्छे से करो, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, डीएसए अगर आपका अच्छा है दैट मीन्स आपके लॉजिक अच्छे हैं। कि डीएसए की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो प्योरली लॉजिकल बेस्ड होती हैं। आपके जावा आपके पास है, एडवांस जावा आपके पास है, जेएसपी सर्वलेट, ठीक है, उस पर काम करो। और उसके बाद अपने डीएसए पे काम करो, डीएसए में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी। हम मैं डीएसए के क्वेश्चंस कम पूछता हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चे से बात करना स्टार्ट करता हूँ, किसी भी कैंडिडेट से बात करना स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें मुझे आइडिया लग जाता है कि इसको नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है, तो कितने साल के एक्सपीरियंस से हो जाता है। हाँ, बट ये कि डीएसए अगर आपके पास है तो उस चीज़ का फ़ायदा रहेगा। फ्रॉम वेयर वी डू हैव टू डू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको एक मेरे टाइम पे एक वेबसाइट चलती थी इंटर्नशाला, तो वहाँ से मिल जाती थी। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप बात करोगे कोई मैं सजेस्ट करूँगा किसी स्टार्टअप में जाओ रादर देन एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने को, बिकॉज बड़ी कंपनी में बहुत सारा काम होता है और बहुत सारे लोग भी होते हैं। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ काम करने को मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप एक स्टार्टअप में जाते हो, स्टार्टअप ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपके पास काम ज़्यादा होता है, मे बी बंदे कम हो, तो आपको काम करने को ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको फ्री में भी काम करने को मिल रहा है ना, दैट मीन्स अगर आपको पेमेंट भी नहीं मिल रही है, वो डजेंट मैटर, आप जाओ काम करो, काम सीखो, उससे ही फ़ायदा पड़ेगा। ठीक है, इंटर्न्स मतलब अगर आप इंटर्न हो तो मान के चलो कि आप पैसा कमाने नहीं जा रहे हो वहाँ पर, आप एक काम सीखने जा रहे हो। पहले काम सीखो 5-6 महीने, ठीक है, उसके बाद सोचो कि ठीक है, उस चीज़ में तुमको ये भी पता लगेगा कि क्या तुम इतना प्रेशर, क्या तुम इस लेवल का कोड हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 5-6 महीने की इंटर्नशिप के अंदर तुमको ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आई वांट टू परस्यू जॉब एज अ जावा डेवलपर। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज बहुत आती हैं जावा डेवलपमेंट, अभी भी हमारे पास भी रिक्वायरमेंट्स एज अ कंपनी, हमारे पास भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि जावा डेवलपमेंट अभी आप कर रहे हो कि नहीं। अभी फिलहाल हम लोग जावा डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अभी उनको मना करते हैं, बट जावा की भी बहुत डिमांड रहती है। जावा सेलेनियम के साथ क्यूए के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत ही बढ़िया डिमांड है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज पे भी what are the skills required for a fresher to enter into IT field? स्किल्स वही है, अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपनी बात को, अपने लॉजिक को, अपने कोड को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कल को आप एक जूनियर लेवल पर आते हो, ठीक है, अगर आप मान लो कि एक आईटी एमएनसी को छोड़ के आपने एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया, ठीक है, उस स्टार्टअप के पास फॉर एग्जांपल 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो उन 10 बंदों में से ऐसा हो सकता है कि जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है के लोग हैं, 3-4 लोग हैं, वो अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे प्रोजेक्ट में है और उन्होंने आपको बोल दिया कि क्लाइंट से बात कर लो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ लो। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप उनसे बात करोगे तो या तो उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे, और अगर समझ लिया तो उनको अपनी बात समझा नहीं पाओगे। इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो इट्स बेटर कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है। लॉजिक्स, देखो लॉजिक सब कुछ होता है, आईटी के अंदर लॉजिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, अपनी कोड को कन्वे नहीं कर पा रहे हो अपने क्लाइंट को या फिर अपने सीनियर को, आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, रिज्यूमे एंड प्रोजेक्ट। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू, रिज्यूमे और प्रोजेक्ट। रिज्यूमे आपका अभी एज ए फ्रेशर अगर आप मान के चल रहे हो तो रिज्यूमे आपका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, रिज्यूमे इस एक तरीके का सिर्फ क्वालिफिकेशन का होगा कि हाँ आपने एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पास की है। ठीक है, रिज्यूमे मैटर तब करता है जब आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो। अपने रिज्यूमे को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखो, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास रिज्यूमे आते हैं, मैं लिटरली ऊपर वो जो आई वांट टू वर्क इन हार्ड वर्किंग एनवायरनमेंट और मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, वो सारी हम चीज़ें इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमको पता लग जाता है जब
बंदा 4 दिन काम करता है, तो वो कितना एनवायरनमेंट में काम करना चाह रहा है, कितना नहीं। ये बहुत ही क्लियर कट मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने रिज्यूमे को बिल्कुल सिंपल रखो। सबसे पहले अपने 10th से स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके बाद उस हिसाब से लिखो। या फिर बेटर है कि अपने 10th के बजाय अपने जो करंट इस टाइम पे जो किया है ना, जैसे अगर आपने बीसीए किया है तो अपने बीसीए के मार्क्स लिखो, एमसीए किया है तो अपने एमसीए के मार्क्स लिखो। उसमें बताओ कि तुमने बीसीए में क्या क्या सीखा, ठीक है, उसमें तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, और प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डिफाइन करो। ये नहीं कि तुमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, वहाँ पर हर कोई बना रहा होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, हर कोई बना रहा होता है, ठीक है। जो फ्रेशर के रिज्यूमे आते हैं ना, उसमें 30% के पास तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपको इजीली मिल जाएगा 30% में। बट फर्क किस में पड़ता है कि अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने कोई एक ऐसा फीचर ऐड किया है अपने प्रोडक्ट के अंदर जो बाकी किसी के पास नहीं है, ठीक है, वो आपको एक एज देगा। हालांकि है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, बट एक ऐसा फीचर जिसकी वजह से आप दूसरों से स्टैंड आउट करते हो, राइट। तो उसमें वो चीज़ अपने रिज्यूमे में ज़रूर लिखो अगर आपके पास कुछ ऐसा है। पहली चीज़, अपने रिज्यूमे पे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी जो आप प्रूव नहीं कर पाओ इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। मुझे एसक्यूएल आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, आपने ये सब लिख दिया। मुझे कैसे लगेगा कि मैं आपका रिज्यूमे देखूंगा, मैं ये देखूंगा आपके आपके पास ये 5 स्किल सेट है, आपने लिखा हुआ है मेरे पास मुझे जावा आती है, मुझे एडवांस जावा आती है, मुझे डीएस से विद जावा आती है, जावा के साथ मैंने डीएस से किया हुआ है, मुझे एचटीएमएल आता है, और प्लस मुझे एसक्यूएल आता है, राइट। आपने लिख दिया, ठीक है। आपको एसक्यूएल का थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपको डीएसए का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या होगा कि मैं डीएसए का पूछूं। डीएसए एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको डीएसए आता है तो आपको जावा तो आता ही होगा, अगर आपने जावा के साथ किया है तो। मैं डीएसए स्टार्ट करूंगा, फिर आप बोलोगे सर याद नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, फिर आप अटकोगे। तो इससे बेटर है आप वो चीज़ लिखो। हाँ, अगर आपको एंट्री लेवल पर कोई चीज़ आती है, जस्ट मेंशन कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है और वो भी एंट्री लेवल पर काम किया है, इसमें काम किया है, इस पे मैंने पढ़ाई एंट्री लेवल पर की है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें मेंशन कर दो। आपको जो चीज़ एक्सपर्ट लेवल पर आती है अपने लेवल्स मेंशन करो, साथ साथ में अपने लेवल्स मेंशन करो कि अगर मुझे एडवांस जावा हायर लेवल पर आती है, एक्सपर्ट लेवल पर आती है, ठीक है, तो उसमें मेंशन करो कि मुझे एडवांस जावा इस लेवल पर आती है, मुझे कोर जावा एडवांस लेवल पर आती है, ठीक है, मुझे एसक्यूएल इंटरमीडिएट लेवल पर आती है। और बेस्ट तरीका ये रहेगा कि कोशिश करो कि अपने आप को 5 में से स्टार दे दो। जैसे 5 में से 5 ही नहीं देना हर बार, ठीक है, 5 में से 3.5 दे दो, 4.5 दे दो, ठीक है। किसमें आपको कुछ बिल्कुल बेसिक नॉलेज है तो 1.5 दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मुझे ये पता रहेगा, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे ये पता रहेगा कि इस बंदे को ये चीज़ की नॉलेज है, बट इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तो हाँ, फ्यूचर में मैं इस पे इस काम करवा सकता हूँ, थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा तो इसको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एटलीस्ट मेरे माइंड में तुमको लेके एक मैप बन जाएगा कि इसको मैं अपनी कंपनी में कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने सिंपल रिज्यूमे लिखा हुआ है कि मेरे पास 5 स्किल सेट है, ठीक है, पांचों स्किल सेट के नाम लिख दिए, तुम सोच के देखो कि तुम्हारा स्किल सेट, लाइक तुम्हारा रिज्यूमे बाकी सबसे स्टैंड आउट कैसे करेगा। सिंपल रखना है लेकिन स्टिल स्टैंड आउट तो करवाना पड़ेगा। तो तुम क्या करो, अपने आप को थोड़ा 5 में से स्टार्ट दो कि मेरी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये 5 आउट ऑफ 5 है। 5 आउट ऑफ 5 मतलब फिर तुमको सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने रिज्यूमे को सिंपल रखो और थोड़ा कोशिश करो कि स्टैंड आउट करें, ठीक है। प्लस अपनी हॉबीज के बारे में जरूर लिखना, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जैसे अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, ठीक है, मैं गुजरात में हूँ, यहाँ पर नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। एंड दोज हु आर फ्रॉम गुजरात, आपको पता होगा कि नवरात्रि इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन, पूरे साल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन गुजरात में ही होता है, नवरात्रि में होता है। तो उसमें क्या होगा कि मैं ऐसा चाहूंगा कि यार हम लोग ऐसे ग्रुप के साथ काम करें जो कि सिर्फ काम पे ही फोकस नहीं करें, बाकी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। जैसे कि अब ऑफिस को में काम करने की बात आती है, टीम वर्क की बात आती है, जनरली लोग अपना ऑफिस से जाते हैं। ये हालांकि बड़ी बड़ी क्लीशे सी बात है, एचआर वालों का काम है, बट इससे क्या देखने को मिलता है कि बंदा कितना टीम के साथ एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपने हॉबीज को कितना यूटिलाइज कर रहा है। तो अपनी हॉबीज ऐसे लिखना कि ये नहीं कि तुमको कुकिंग अच्छी लगती, अगर कुकिंग अच्छी लगती बाई चांस सामने वाले ने पूछ लिया तुमने आज तक क्या बनाया, तो तुम बोलोगे कि सर मैं मैगी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैगी आजकल 7वीं 8वीं का बच्चा अच्छी बना लेता है, तुम ऐसा क्या बना लेते हो मैगी में जो 7वीं 8वीं का बच्चा नहीं बना पाता। तो वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। बातें ऐसी लिखो अपने रिज्यूमे के अंदर जिसको तुम प्रूव कर पाओ और क्लीशे ना लगे।
क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अगर मैंने 10 रिज्यूमे पढ़े हैं ना, 10 के अंदर मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन आती है। क्रिकेट बॉयज़ में क्रिकेट आता है, लड़कियों में सिंगिंग या डांसिंग आता है या कुकिंग आ जाता है, या फिर आ जाता है तुम्हारा कोई भी रीडिंग का आ जाता है। अगर तुम रीडिंग लिख रहे हो तो बी वेरी केयरफुल कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम नॉवल किस टाइप की पढ़ते हो, तुम जॉनर क्या पढ़ते हो। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख के, कहने का मतलब है, अगर मैं सिंपल पाठ भाषा में बताऊं तुमको, कि लंबे लंबे नहीं फेंकनी वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट बात लिखनी है। उसके बाद बात करते हैं, रिज्यूमे का हो गया, प्रोजेक्ट्स का हो गया। प्रोजेक्ट्स अपने अच्छे बनाओ, खुद से बनाओ, भले ही 2 प्रोजेक्ट बनाओ। कोई किसी ने नहीं कहा कि लंबी चौड़ी लिस्ट दे दो मेरे को प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, मेरे पास एक, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पास एक रिज्यूमे आया था, उस बंदे ने 10 प्रोजेक्ट लिखे हुए थे। 10 प्रोजेक्ट लिखे हुए थे और 10 में से काम के 2 भी नहीं थे। लिटरली 8 तो ऐसे ही थे जो बहुत ही क्लीशे थे, काम के 2 थे। ठीक है, उसमें से भी 2 में से उसको भी 1 डेढ़ के आसपास सही से आता था। तो अपने रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स वो लिखो जो तुमने एक्चुअल में किए हुए हैं और जिसके बारे में तुमको पता है। ठीक है, तो ये हुई बात रिज्यूमे की और प्रोजेक्ट्स की। हाउ टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल, बहुत ईजी है। लिंक्डइन पे जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ। अपनी प्रोफाइल के अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक सो कि अभी सभी लोग शायद फ्रेशर ही हैं। ठीक है, तो उसमें क्लियर लिखो, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, अपने उसमें स्किल सेट लिखो प्रॉपरली, और वो स्किल सेट जिनको तुम प्रूव कर सकते हो। अच्छा, लिंक्डइन के साथ तुमको एक सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि लिंक्डइन के पास तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम एग्जाम्स दे सकते हो, अपने स्किल सेट के एग्जाम दो। ठीक है, तो एग्जाम से क्या होगा कि अगर मैं किसी की लिंक्डइन पे प्रोफाइल देख रहा हूँ, अगर मेरी एचआर ने मुझे एक प्रोफाइल भेजी कि अंकित सर ऐसे ऐसे एक प्रोफाइल आई है, थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, एक बार आप लुकआउट कर लो। ठीक है, तो मैं एक बार देखूंगा, तो मैं क्या देखूंगा कि इस बंदे ने इतने इतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, लिंक्डइन के सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। तो मुझे इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इसको बेसिक लेवल की नॉलेज तो है, क्योंकि हम भी देखते हैं ना लिंक्डइन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि ये बंदा इस लेवल के क्वेश्चन से तो अच्छी तरह से जानता होगा। ठीक है, तो वो चीज़ का फायदा तुमको लिंक्डइन से मिल जाएगा, प्लस नेटवर्किंग का फायदा मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में। हाउ आई बिल्ड लॉजिक सर, मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड टू टॉप, कैन यू टॉप एमएनसीज। टॉप एमएनसीज तो आजकल इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं यार, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टॉप एमएनसीज तो यही है। बट आई, फॉर मी पर्सनली, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम लोग टॉप एमएनसीज, डेफिनेटली तुम लोग टारगेट करो टॉप एमएनसीज, बट आई रियली वांट कि 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल मैक्सिमम, मिनिमम 1 साल तुम एक ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ बहुत ज्यादा लोग काम ना करते, 10 से 20 लोग काम करते हैं। एक टारगेट करो, एक स्टार्टअप हो जो कि अच्छे लेवल का हो। ठीक है, जिसमें 10-20 बंदे ही काम करते हो, क्योंकि काम स्टार्टअप्स के पास बहुत होता है। ठीक है, तुमको काम ज्यादा करने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जावा की एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, और 1000 लाइन ऑफ कोड को 200 लाइन ऑफ कोड्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग कॉम्पोनेंट है। तो मान के चलो, जहाँ पर 50 बंदे होंगे वहां पर तुमको कितना लाइन ऑफ कोड लिखने को मिलेगा, और जहाँ पर सिर्फ 20 ही बंदे हैं, ठीक है, 15-20 बंदे हैं, तो वहां तुमको कितना लाइन ऑफ कोड लिखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना कोड लिखोगे, जितना प्रोग्राम लिखोगे, उतना ही बेटर लॉजिक बिल्ड होगा। लॉजिक बिल्ड तुम्हारा तभी होगा जब तुम कोड करोगे, जब तुम पढ़ाई करोगे। तुम सिर्फ पढ़ाई करके, पढ़ाई एज इन तुमने सिर्फ कोड को पढ़ लिया, तुमने समझ लिया, तुमको लगा कि तुमको आ गया, ऐसे लॉजिक बिल्ड बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक कोड नहीं करोगे, जब तक लॉजिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, और जब तक एरर में अटकोगे नहीं, ठीक है, तब तक लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। वेरी फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको भी यही बोलते हैं कि सर लॉजिक कैसे बिल्ड करें। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कोड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लॉजिक बिल्ड होगा। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ कि टॉप एमएनसीज को ट्राई करो, बट मेरे हिसाब से एक बार स्टार्टअप में जॉब करो, सो दैट तुमको पता लगे कि अ, आगे आके कल्चर कैसे होने वाला है, आगे जाके तुम उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, और तुमको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से। सो लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल आईटी जॉब इंडस्ट्री, कैन यू प्लीज अपडेट एनी जॉब वैकेंसी। भाई पुणे मुंबई के अंदर तो भरी पड़ी हैं जॉब्स, डोंट वरी अबाउट इट। विच फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे फॉर गेटिंग द शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्ट में अपने रिज्यूमे को मैंने बताया, जैसे कि अभी सिंपल रखो बट स्टैंड आउट करे, सिंपल एंड स्टैंडिंग आउट। ठीक है, which format, how to know off campus job skills, स्किल्स ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस। ठीक है, स्किल्स तुमको, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ऑफ कैंपस के लिए ना थोड़ी सी ज़्यादा स्किल्स चाहिए।
ऑन कैंपस पे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे TCS होती है, विप्रो होती है, कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जो कि सबको ही उठा के ले जाती हैं। ठीक है, वो टेस्टिंग में डाल देंगी या मैनुअल टेस्टिंग में डाल देगी, ऑटोमेशन के टूल में डाल देगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर तुमको लग रहा है कि ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है, अनटिल अनलेस कोई मास रिक्रूटर ना हो। ठीक है, तो मास रिक्रूटर है तो तुम ये मान के चलो कि एक बार तुमको वो क्लीशे काम ही देगा करने को, जाते ही तुमको कोर्ट पे नहीं बिठाने वाला कोई भी। ऑफ कैंपस में जो रिक्रूटिंग होती है उसमें स्क्रूटनी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक ऑफ कैंपस जो कह सकता हूँ मैं, तुमको थोड़ा अपने आप को एक नॉच बेटर करके जाना पड़ेगा अगर तुम एक ऑफ कैंपस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। ठीक है, बाकी मैंने भी ऑफ कैंपस ही लिया था। ऑफ कैंपस में थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है एक्स्ट्रा। एनी रेफरल टू टॉप कंपनीज? सबर मेरे भाई, थोड़ा बता दूंगा सर। योर लिंक्डइन थोड़ा ठीक है, एंड ऑफ द सेशन के टाइम हम बात करेंगे। बाकी पंकज सर से तो मेरा लिंक्डइन वगैरह ले सकते हो। सर जब मैं बीटेक फिफ्थ सेम में, कौन सी लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी हर एक लैंग्वेज में है इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे इंडिया बूम कर रहा है। ठीक है, अगर तुमको क्विक जॉब चाहिए, बिल्कुल क्विक जॉब चाहिए, तो तुम कोई ऐसी लैंग्वेज पकड़ लो जिसमें जैसे कि जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे तुमको रिएक्ट में जॉब जल्दी मिल सकती है, बट वो जॉब तुम्हारी 10-15 हज़ार रुपये की होने वाली है, क्योंकि जिसको जल्दी जॉब चाहिए वो भरे पड़े हैं। ठीक है, अगर तुमको एक अच्छी जॉब चाहिए, गुड पेइंग जॉब चाहिए, तो जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, पहले अपने लॉजिक्स बेटर करो, पहले लैंग्वेज को सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में जो जॉब ढूंढने की ट्राई करोगे ना, वो 10-15 हज़ार वाले भरे बैठे हैं। रिएक्ट देख लो। ठीक है, और अभी व्यू आने वाला है इंडिया में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली व्यू जल्दी 1 साल के अंदर आ जाएगा। रिएक्ट सीख के लोग बहुत जल्दी, वेब डेवलपमेंट सीख के लोग बहुत जल्दी जॉब ले लेते हैं, बट उनकी जॉब होती है 10-15 हज़ार रुपये की, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, दैट टू पहले 6 महीने तो तुमको 5-5 हज़ार रुपये में रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 15 हज़ार तुम डिजर्व करते हो कि नहीं। ठीक है, हाँ एंगुलर सीखते हो तो टाइम लगेगा, क्योंकि एंगुलर कंप्लीट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जल्दीबाजी कभी मत करो। जल्दीबाजी के चक्कर में रहोगे तो गलत जॉब उठा लोगे, फिर तुमको लगेगा कि यार मैंने जॉब गलत उठा ली, और साथ में बॉन्ड भरवाते हैं आजकल, तो बॉन्ड के चक्कर में भी फंस जाओगे। तो इसीलिए जल्दीबाजी किसी चीज़ में मत करो, स्पेशली पढ़ाई के मामले में और जॉब के मामले में, क्योंकि करियर ऐसी चीज़ है कि ठीक है 2-3 महीने अगर रुक भी जाओगे, अगर 2-3 महीने बाद एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो लो रादर देन कि जल्दीबाजी के अंदर कोई 10-12 हज़ार रुपये की जॉब लेने की बजाय। वेयर कैन आई फाउंड अबाउट इंटर्नशिप एंड जॉब्स? एक इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट है, आई डोंट नो कि अभी वो चल रही कि नहीं। ठीक है, बट अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो, ठीक है, तो बेटर है कि अपने आईटी हब का जो एरिया है जहाँ पर आईटी कंपनीज होती है, वहाँ पर उनको पर्सनली कांटेक्ट करो, जाके पूछो अगर आपके पास इंटर्नशिप जॉब है तो। मोस्ट पेड जॉब स्किल्स, मोस्ट पेड जॉब स्किल्स आज के टाइम पे, अगर आपको कोई लैंग्वेज या फिर कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है ना, तो आपको मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए भी देने को लोग तैयार हो जाएंगे हर महीने, 2 लाख लेने को भी तैयार हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आप उनको क्या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का वर्क दे रहे हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जावा विद सेलेनियम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोर जावा, एडवांस जावा, आपको इजीली अच्छी पेइंग जॉब मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद एंगुलर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंगुलर अभी जिस जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग एंगुलर पे ही काम करते हैं, और एंगुलर के बेसिस पे ही हम लोग एआई मॉडल का एक प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हैं। अभी मंडे को उसकी डिलीवरी है, पूरा कम्प्लीटली एआई बेस्ड है, उसका बैकएंड पाइथन पे है। अगर आपको एआई में जाना है तो पाइथन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, विद एंगुलर वो और बेटर ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बट अभी एआई का मैं ये कहूँगा कि एआई इंडिया में बेंगलोर साइड में ज़्यादा है। ठीक है, और फॉरेन में ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप दिल्ली साइड जाना चाहते हो तो आप हार्ड कोड लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, जैसे आपकी जावा है, ठीक है, वो एक हार्ड लैंग्वेज है, हार्ड कोड लैंग्वेज है, उसको स्ट्रिक्टली टाइप करना पड़ता है आपके पास। उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप उसके अंदर बैकएंड को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना बेटर है, प्लस जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज भी है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप एंगुलर ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली दिल्ली वाले सर्किट के आसपास इस टाइम पे रिएक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, रिएक्ट में लेकिन ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इजीली सीखने को मिल जाता है, 2-3 महीने के अंदर रिएक्ट सीख लेते हो, और उसमें भाई 10-12 हज़ार की जॉब मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन राउंड डिपेंड कि कंपनी अगर आपको पेड इंटर्नशिप दे रही है, यानी कि आपको पेमेंट मिलने वाली है इंटर्नशिप में, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू राउंड तो होगा। अगर पेड इंटर्नशिप नहीं है तो शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता।
ओके, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ कंपनीज प्रीवियस वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड आर देयर एनी स्पेसिफिक कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस? ये अच्छा क्वेश्चन है. तो अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूं, मेरी कंपनी ने बहुत सारे अभी हमने 4 से 5 एआई के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट हैं वो ऑस्ट्रिया बेस्ड है. ऑस्ट्रिया के जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वहाँ के बेस्ड है. यूरोपियन क्लाइंट्स हमारे ज़्यादा हैं, हमारे इंडियन क्लाइंट फिलहाल कोई नहीं है. हम लोग क्योंकि एआई का जिस लेवल पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया में अभी कम काम हो रहा है. ठीक है, इट इज़ मोस्टली लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको एक एआई का बॉट मिलेगा या फिर एक एआई की स्क्रीन मिलेगी. आप उससे बात कर सकते हो कि इस टूरिस्ट प्लेस की खासियत क्या है. ठीक है, अब वो आपको उसकी खासियत बता देगा. आप किसी भी लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हो. हमने एआई को ऐसे ट्रेन किया है. 2-3 पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो यूरोप में चलती हैं, उसमें आप बात कर सकते हो. उसके बाद आप ये पूछ सकते हो कि इस टूरिस्ट प्लेस से आसपास होटल्स कौन से मिलेंगे, तो वो सब कुछ आपको कंप्लीटली बताएगा. तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि मंडे को डिलीवरी है, जिसकी जिसकी वजह से अभी सुबह 6:30 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद क्लैरिफिकेशन डीएसए. सो और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसके बाद स्पेसिफिक कोडिंग स्टैंडर्ड्स. स्पेसिफिक कोडिंग स्टैंडर्ड्स में अगर मैं कोडिंग राउंड ले रहा हूँ, अगर मैं कोडिंग राउंड का क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये देखूंगा कि बच्चे ने जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ किए हैं. क्योंकि वेरिएबल्स फ्री में आते हैं, उसके कोई पैसे तो लगने हैं नहीं. ठीक है, आप लोगों को लगता है कि उसके पैसे नहीं लगने, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उसके पैसे लगेंगे. क्योंकि जितना बड़ा प्रोडक्ट होता जाएगा, जितने वेरिएबल्स आप यूज़ करते जाओगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए वो एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि मेरे लिए वो कोड बड़ा हो जाएगा. ठीक है, उसको होस्ट करना मेरे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, उसको मैनेज करना मेरे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, उसका सर्वर लेना मेरे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है. ठीक है, अभी हमको लग रहा है कि ठीक है एक वेरिएबल ही तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है. बट जब लाइन ऑफ कोड आपका लैक्स में जाएगा तब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. तो कोडिंग प्रैक्टिसेस में ये देखता हूँ कि एक तो पहली चीज़ कि वेरिएबल्स कितने यूज़ किए गए हैं, वेरिएबल्स इस तरीके से यूज़ किए गए हैं कि उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. दूसरी चीज़, कोशिश करो जब भी कोई कोड लिखो उसका फंक्शन बनाओ. फंक्शन एज इन कि मैं मान लो 15 लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर से 5-5 लाइनों का कोड है और 3 बार लिख दिया मैंने. एक तरीके से 5 लाइनों का कोड को मैंने 3 बार रिपीट कर दिया. ठीक है, नो डाउट काम कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है. बट क्या वो 15 लाइन ऑफ कोड को हम 5 लाइन ऑफ कोड के एक फंक्शन में बना सकते थे और उस फंक्शन को 3 बार कॉल कर सकते थे? हाँ, बिल्कुल कर सकते थे. तो ये कोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि मैं डेफिनेटली देखता हूँ जब मैं किसी स्टूडेंट का या किसी इंटर्न का या किसी भी कैंडिडेट का अगर मैं टेक्निकल कोडिंग राउंड चेक कर रहा हूँ तो. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. अपने वेरिएबल्स को प्रॉपरली डिक्लेयर करो. अपने वेरिएबल्स का नाम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिक्लेयर करना आना चाहिए. अगर तुमने वेरिएबल ए लिख दिया तो डजेंट मैटर कि वेरिएबल ए क्या है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइपलाइन लेनी है, ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल AI2 की पाइपलाइन है तो यू विल जस्ट राइट वेरिएबल फॉर AI पाइपलाइन. ठीक है, अगर आपको जैसे कोई एडिशन करवाना है तो नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से. तो वेरिएबल को देख के पता लग जाना चाहिए कि वेरिएबल काम क्या कर रहा है. ठीक है, मैंने लिख दिया जाओ कि ए लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया. अब मैं ए में 1 तो डलवा दिया, लेकिन ये 1 करेगा क्या, ए काम क्या करेगा. ठीक है, अपने वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वेरिएबल का नाम बेटर तरीके से लिखो. दूसरा, वेरिएबल जितने हो सके कम यूज़ करो, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो. तीसरा, डेफिनेटली डेफिनेटली अपने फंक्शंस को बेटर करो. आप जितने बेटर फंक्शंस बनाओगे, जितने बेटर आप कोड उस फंक्शंस को यूज़ करके लिखोगे, उतना ज़्यादा चांस है कि आपका टेक्निकल राउंड क्लियर होने का, क्योंकि ये आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, मेरे पास अगर मान लो कि 10 बच्चों का या 10 कैंडिडेट्स का मेरे पास अगर डेटा आया है, ठीक है, मैं उनका कोड चेक कर रहा हूँ. अगर एक सेम काम को एक बंदे ने 500 लाइन ऑफ कोड में लिखा है और उसी काम को किसी बंदे ने 300 लाइन ऑफ कोड में लिखा है, ठीक है, लॉजिक दोनों का सेम है. ठीक है, चलो लॉजिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, काम दोनों सेम कर रहे हैं, बट 300 लाइनों का कोड डेफिनेटली ऑप्टिमाइज्ड होगा. ठीक है, तो मैं डेफिनेटली एज उसको दूंगा जिसने 300 लाइन ऑफ कोड लिखा है. आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, आपने 500 लाइन ऑफ कोड लिखा है, आपने कोड बहुत अच्छा लिखा है, आपका कोड रन कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर आपको लगेगा यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. क्योंकि डेफिनेटली आपके सामने वाले बंदे ने आपसे बेटर कोड लिखा, यानी कि आपसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा. देखो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि कॉलेज टाइम पे ये सारी चीज़ें सीखने से फ़र्क क्या पड़ता है कि मुझे मेरी ट्रेनिंग का टाइम बच जाएगा.
मेरा कोई जूनियर आएगा तो मुझे उसको ट्रेन कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसको बेसिक ट्रेनिंग तो ऑलरेडी है। उसको पता है कि वेरिएबल कौन से यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, ठीक है। उसको पता है कि मुझे किस तरीके से फंक्शंस को यूज़ करना है और कैसे मेरे कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो मुझे उसके ट्रेनिंग में टाइम कम लगेगा, और जितना कम टाइम उसकी ट्रेनिंग में लगेगा, उतना ही ज़्यादा मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। जहाँ पर मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग देनी है, वहाँ पर मैं 1 महीने की ट्रेनिंग देके उसको कोड पे बैठा सकता हूँ। कोड पे काम करना स्टार्ट करवा सकता हूँ, सो दैट वो मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकता है जल्दी एज़ कम्पेयर टू बाकी कैंडिडेट्स, ठीक है? उसके बाद ठीक है, पैकेजेस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि पैकेज क्या अच्छा हो सकता है, क्या नहीं अच्छा हो सकता। देखो, पैकेज टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कि कंपनी किस टाइप के क्लाइंट्स हैंडल करती है, इंडियन क्लाइंट्स हैंडल कर रही है या फॉरेन के क्लाइंट्स हैंडल कर रही है, ठीक है। टोटली डिपेंड्स कि आपकी स्किल सेट क्या है। हम सेम प्रोफाइल के ऊपर ऐसे भी कैंडिडेट हायर करते हैं जिनको एज अ फ्रेशर हम लोग 30,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम प्रोफाइल के ऊपर हम लोग ऐसे कैंडिडेट भी हायर करते हैं जिनको हम 50,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर, ठीक है। आपका स्किल सेट कैसा है, अगर आपको ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी की बात करते हैं। कैंडिडेट ए को कोर जावा आती है, एडवांस जावा आती है। कैंडिडेट बी को कोर जावा आती है, एडवांस जावा आती है, डीएसए आता है, ठीक है, यानी कि वो डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकता है, प्लस उसको एसक्यूएल आता है। तो डेफिनेटली मैं उसको एज ए जावा डेवलपर ही पिक करूंगा, बट मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, या आप ये भी कह सकते हो कि ज़्यादा बेटर पैकेज भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ना सिर्फ ये मुझे जावा में हेल्प करने वाला है, ये मुझे एसक्यूएल में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो मुझे ये होगा कि मुझे एसक्यूएल का बंदा एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर 8 घंटे इससे काम करवाने वाला हूँ, तो मैं 5 घंटे इससे जावा में करवा सकता हूँ और 3 घंटे में इससे एसक्यूएल में ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपके स्किल सेट पे डिपेंड करेगा कि आप स्किल सेट क्या देना चाह रहे हैं। सर, योर कंपनीज नेम, मेरी कंपनी का नाम है ब्लू स्काई सॉफ्टवेयर, ठीक है। ब्लू स्काई की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, लिख देता हूँ। ये कंपनी अहमदाबाद में है, और सर्च कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर हैकाथॉन कोडिंग चैलेंजेस। हैकाथॉन के लिए तो बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि हैकाथॉन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ऑनलाइन आपके पास वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको हैकाथॉन के प्रिपरेशन के लिए कोड मिल जाएगा, यानी कि उसमें एक टाइमर लगा होता है, लाइक 1 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर आपको पर्टिकुलर कोड जो होता है उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। प्लस हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छा प्रैक्टिस जो मैं यूज़ करता था जब मैं प्रिपेयर करता था कोडिंग राउंड्स के लिए, वो था कि मैं टाइमर लगा के कोड करना स्टार्ट करता था, ठीक है। मैं टाइमर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था, बट ये होता है कि टाइमर लगाने से आपको ये पता लगेगा कि आप कोड कितना जल्दी फिनिश कर पा रहे हो, ठीक है। सेम कोड को डेफिनेटली सेम लॉजिक तो आप लिखोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता लॉजिक आप कितनी जल्दी और कितने बेटर तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सिंपल कैलकुलेटर का फंक्शन है, ठीक है। अगर एक बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट को मैं बोलूँ जो कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में आया है, एक वो बनाएगा, ठीक है, और आप बीटेक के 4th ईयर में हो, एक आप बनाओगे, दोनों में फर्क होना चाहिए, ठीक है। आप जल्दी उसको बना सकते हो, आप ऑप्टिमाइज तरीके से बना सकते हो। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि अगर आपको हैकाथॉन के लिए भी तैयारी करनी है या फिर आपको अपनी कोडिंग स्किल्स को बेटर करना है, तो एक टाइमर लगा के ही कोड करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस जिस हिसाब से करोगे ना, आपकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से आएगी आपके कंपनी के अंदर। तो ये हैकाथॉन के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। हमारे टाइम पे जो हैकाथॉन होते थे उसमें डेफिनेटली मैं ये चीज़ देखता था कि मैं टाइमर लगा के करूँ। और टाइमर यानी कि अगर मेरा हैकाथॉन 1 घंटे का है, ठीक है, मेरा हैकाथॉन प्रैक्टिस 1 घंटे की है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 50 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट्स में मेरा कोड कर लूँ, ठीक है। 2 से 3 मिनट उसको ड्राई रन करने में लगते हैं, और उसके बाद ड्राई रन करने के बाद मैं देखता हूँ कि इस कोड को ऑप्टिमाइज कितना कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ भी देखी जाती है। उसके बाद सर, 3rd ईयर वांट टू बिकम डेवलपर का हो गया है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वांट टू आस्क अबाउट द डोमेन्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से लिस्ट ले रहा हूँ, उसके बाद एक बार ऑनलाइन क्वेश्चंस ले लेंगे। सो एक क्वेश्चन है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, टेक्निकल के अंदर आपको अच्छे से पता है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हो, ठीक है, आप क्यूए टेस्टिंग के अंदर जा सकते हैं। क्यूए टेस्टिंग के अंदर भी बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट लाइक
उसका 9 लाख रुपीज पर ईयर का पैकेज था और उसको डबल हो गया था पैकेज, 18 लाख का हो गया था विद इन 2 ईयर्स, बिकॉज उसका जो नॉलेज था, उसका स्किल सेट था बहुत अच्छा था, जावा विद सेलेनियम उसने किया था, तो उसका बहुत फायदा हुआ था उसको। ठीक है। और उसके बाद नॉन टेक्निकल के अंदर यार, नॉन टेक्निकल में ऐसे तो जॉब्स बहुत सारे हैं, फिर अगर आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हो तो जैसे बीकॉम के रिलेटेड जॉब्स कर सकते हो। और बाकी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि नॉन टेक्निकल जॉब की तरफ मत देखो तो बेटर है। ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में नॉन टेक्निकल जाना है तो फिर आप कंप्यूटर साइंस एचआर बन सकते हो, कंप्यूटर साइंस आप बीडी बन सकते हो, बिजनेस डेवलपर मैनेजर बन सकते हो, बीडीएम बीडीई। तो वो कंप्यूटर साइंस में नॉन टेक्निकल जॉब्स दो ही हो सकती हैं, कि जो कंप्यूटर साइंस एचआर होता है और जो कंप्यूटर साइंस के जो बीडी होते हैं, जो बिजनेस डेवलपर्स होते हैं, तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। टेक्निकल जॉब्स में एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप कुछ दूसरे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो एक बार चैट में डाल सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे पास जो आया है वो है, सर डीएसए विद सी प्लस प्लस इज गुड, आई ऑल्सो लर्न पाइथन जावा एंड आई वांट टू वर्क ऑन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, दैट इज गुड फॉर नॉट करंटली, आई एम थर्ड सम बट गुड अपॉर्चुनिटी। सी प्लस प्लस जावा इज गुड डेफिनेटली। ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीखने को मिल रहा है, उसके साथ डीएसए सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। पाइथन सीख रहे हो। ठीक है। देखो, कॉलेज के टाइम पे ना मैं ये बोलूंगा, जितना सीख सकते हो ना उतना सीख जाओ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक लैंग्वेज को पकड़ के आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो शायद मिल सकती है, लेकिन शायद आपकी करियर ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो। ठीक है। अगर मान लो आपकी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि 5 प्रोजेक्ट हैंडल करती है, एक प्रोजेक्ट है आपका जावा के अंदर, एक प्रोजेक्ट आपका डॉट नेट में है, एक प्रोजेक्ट आपका फ्रंट एंड के अंदर एंगुलर मान लो या रिएक्ट मान लो उसमें है, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको डॉट नेट भी आता है, जिसको जावा भी आता है, एसक्यूएल भी आता है, तो वो डेफिनेटली 2 प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है। ठीक है। उसको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इंक्रीमेंट की बात आएगी, जब प्रमोशन की बात आएगी, तो उस बंदे को ज़्यादा जल्दी प्रमोट किया जाएगा जिसके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं रादर देन एक के। ठीक है। ऐसा हुआ मान लो, ऐसा सिचुएशन भी होती है कभी कभी कि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया, आप जावा डेवलपर हो, ठीक है, मान लो कोई ऐसा क्लाइंट आया जो उसका फंडिंग खत्म हो गई या एक्सवाईजी, कोई भी एक्सवाईजी फैक्टर आया और जो प्रोजेक्ट था वो ड्रॉप हो गया। अब आपको जावा के अलावा कुछ आता नहीं, तो क्या करोगे? आपको डेफिनेटली वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी, या फिर कंपनी वाले खुद ही बोल देंगे कि या तो तुम्हारे पास 15-20 दिन का टाइम है, या तो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में स्विच हो जाओ या फिर कोई दूसरी कंपनी में स्विच हो जाओ। ये हार्श रियलिटी है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम क्या करना चाहोगे। लेकिन अगर वही तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल सेट है, ठीक है, तुम्हारे पास जावा का स्किल सेट है, तुम्हारे पास डॉट नेट सी शार्प फ्रेमवर्क का स्किल सेट है, तुम्हारे पास वेब डेवलपमेंट यानी कि जावा स्क्रिप्ट का स्किल सेट है, तो डेफिनेटली कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तरफ भी जा सकते हो अगर तुम्हारे पास जावा स्क्रिप्ट का स्किल सेट है तो। ठीक है। जो सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इन हाउस, मोस्टली इन हाउस जितने भी होते हैं वो सी शार्प उस पे होते हैं, सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क पे होते हैं। ठीक है। तुम्हारे जो हार्ड कोड, जो सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे जावा के ऊपर होते हैं, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो। तो अगर तुमको लग रहा है कि सिर्फ एक चीज़ करने से तुम्हारी गाड़ी चल जाएगी तो वो नहीं होने वाली। ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात चीज़, मतलब हो सकता है कि तुमको लॉन्ग टर्म में जावा के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर तुमको लॉन्ग टर्म में काम मिल जाए, बट मेरे हिसाब से ये सही बात नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही लैंग्वेज को पकड़ के चल रहे हो। बेटर है कि मल्टीपल लैंग्वेज सीखते रहो। अभी ऐसा है कि जैसे हम लोग भी अगर काम करते हैं, तो मेरे को काफ़ी टाइम हुआ काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीख रहा हूँ, मैं एंगुलर ही सीख रहा हूँ, मैं साथ साथ में दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ कि बाई चांस कल को कोई क्लाइंट ने ड्रॉप कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर कल को कोई नया प्रोजेक्ट आया जिसको मेरे मैनेजर ने बोल दिया कि अंकित तुमको भी ये प्रोजेक्ट हैंडल करना है और मुझे वो टेक्नोलॉजी नहीं आती। ठीक है। तो मान के चलो कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद डजेंट मैटर कि तुम कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे मैनेजर ने बोल दिया मैं जावा पे काम करता हूँ, ठीक है, मुझे सी शार्प डॉट नेट थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, मेरे मैनेजर को पता है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है सी शार्प डॉट नेट, वो मुझे बोलेगा कि एक टीम अपने लिए बना लो 7-8 बंदों की, और तुमको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है मुझे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क के अंदर। वो मुझसे ये नहीं बोलेगा कि तुमको डॉट नेट सी शार्प आता है कि नहीं आता। वो एक्सपेक्ट करेगा अगर तुमको 2-3 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली तुमको दूसरे लैंग्वेजेस भी आती होंगी, अब तक सीख चुके होगे तुम, और अगर नहीं सीखे हो तो ये तुम्हारी गलती है। ठीक है। तो तुम अपने मैनेजर को ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को नहीं आता, सॉरी। ठीक है। और अगर नहीं आता होगा तो फिर माने ना तो प्रमोशंस होंगे, फिर ना तो बेटर पैकेज मिलेगा आपको। ठीक है। तो वो चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस,
अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना जल्दी हो सके चीज़ों को ग्रैब कर लो, सीख लो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम बहुत ही मेन स्ट्रीम चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में बहुत ही मेन स्ट्रीम स्ट्रीम चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो कोशिश करो बाहर से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऑनलाइन कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। जैसे अभी पंकज सर की क्लासेस चल रही हैं, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि तुमको कोई ना कोई एक एज मिलेगा, क्योंकि मैं पंकज सर से मिला था 2014 में और मैंने भी यही किया था। मुझे जावा सीखनी थी, एडवांस जावा सीखनी थी, तो मैंने एनआईटी ज्वाइन किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहाँ मुझे सर पढ़ाते थे और वहाँ के बेसिस पे मुझे 3 जॉब ऑफर मिले थे, क्योंकि वहाँ के जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे, ठीक है, वो मैंने क्रैक किए थे। उस टाइम पे ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामिंग का जो सर्टिफिकेट था वो मैंने क्रैक किया था, और उस टाइम पे आई थिंक हाँ, जयपुर में आई वाज ऑन द टॉप 3। हाँ, जयपुर के अंदर आई वाज ऑन द टॉप 3। तो उस चीज़ से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था, और आई स्टिल रिमेंबर कि पंकज सर का एक कॉल चल रहा था ऑफिस से, और जब मेरा रिजल्ट आया था आई थिंक 76-78% आए थे मेरे, और आई वाज सीरियसली लाफ, मतलब मैं पागलों की तरह नाच रहा था उस टाइम पे, और सर परेशान हो गए थे कि क्या हो गया इसको। बताया था कि ठीक है 78% मार्क्स आए हैं, टॉप 3 में है जयपुर के अंदर। तो ये तो तुमको डेफिनेटली, ये मैं कह सकता हूँ कि आउट ऑफ कॉलेज जाके अगर तुम कोई चीज़ सीखते हो, ठीक है, तो तुमको वहाँ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को ही मिलेगा। ये चीज़ तो श्योर मान के चलो, ठीक है। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर बिल्कुल बोरिंग ही चीज़ें सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज्वाइन करो जो कि तुम्हारे रिज्यूमे में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो थर्ड सेम में है गुड अपॉर्चुनिटीज, काम सीख लो, गुड अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल एकदम से ऐसे करके जॉब मिल जाएगी, बट देखो, सिंपल सी बात है कि अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें, ठीक है, और हम सब डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, डिमांड बहुत है, सप्लाई भी बहुत है, लेकिन सप्लाई वैसी है जो जिसको मैं जॉब देके खुश नहीं रहूंगा, ठीक है। मेरे पास अगर मान लो 50 बच्चे आते हैं, तो 50 में से मैं 5 को चूज करना चाहूंगा जिनके स्किल सेट अच्छे हैं, उनको मैं उनके मनपसंद का पैकेज दे सकता हूँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं 20 बंदों को जॉब दूँ जिनको 5-5 हज़ार रुपये सैलरी दूँ या 10-10 हज़ार रुपये सैलरी दूँ, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि मैं 5 बंदे ही सिलेक्ट करूँ, ठीक है, उनको उनके पसंद का सैलरी पैकेज दूँ, ठीक है, सो दैट वो बेटर काम करके दे मेरे को। तो बाकी 45 तो गए, ऐसा नहीं है कि भाई बाकी 45 ने बीटेक नहीं कर रखी है, इनको कुछ आता नहीं है, ठीक है। बात ये है कि तुम अपने स्किल सेट कितनी बेटर तरीके से डिलीवर कर रहे हो, तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। ये मान के चलना कि आईटी के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, बिल्कुल आईटी में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन बहुत सारी जॉब्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने ढंग से मेहनत की है, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की है, ठीक है। और अगर जस्ट तुमको लग रहा है कि बीटेक करके तुमको एक जॉब मिल जाएगी, मास रिक्रूटर आएगा अगर उठा के लेके जाएगा मास रिक्रूटर, तो फिर ठीक है कि तुमको स्टार्टिंग में जॉब मिल जाएगी, तुम बड़े खुश हो सकते हो कि हो गया। लेकिन मास रिक्रूटर, अगर तुमको मास रिक्रूटर लेके गया है ना, तो कोशिश करो कि वहां पर भी सीखते रहो, क्योंकि अगर तुम किसी दूसरी कंपनी में स्विच करोगे ना 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो अगर तुमने मास रिक्रूटर वाली प्रोफाइल पे ही लगना है, तो तुम कुछ मत करो, आराम से वहां पर बैठो, काम करो, कुछ मत करो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल बेटर हो, क्योंकि जरूरी नहीं है 2 साल के बाद बेटर प्रोफाइल मिलेगी, बेटर प्रोफाइल के लिए तुमको बेटर नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा कि अपने आप को अपग्रेड करते रहना। सर सी प्लस प्लस जावा, सर मैं सी प्लस प्लस जावा पाइथन तीनों में डीएसए कंप्लीट कर चुका हूँ, कौन से लैंग्वेज को मेन करूँ? पाइथन और जावा, पाइथन और जावा में से किसी को भी कर सकते हो, दोनों अच्छा। अगर सिक्योरिटी, अगर तुमको देखो ऐसा है कि एआई बेस्ड कंपनी में काम करना है तो पाइथन में कर लो, अगर सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी में काम करना है जो कि सिक्योरिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाती है, तो फिर जावा में करो, ठीक है। दोनों में सैलरी पैकेज अच्छा है। कैन यू गिव मी जॉब और इंटर्नशिप इन योर कंपनी? अभी हम लोग हायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का अभी प्रोडक्ट रिलीज है, अभी हम लोग हायर नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़, ठीक है। इन टुडेज टाइम वी आर लुकिंग एट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय टू गेट जॉब इन आईटी इंडस्ट्री, व्हाट शुड योर फ्रेशर स्टूडेंट डू? लाइक, डोंट वरी, हम लोग, अगर मेरे पास एक ऐसा बंदा आ रहा है जो कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो मैं उसको उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछूंगा, फ्रेशर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, ठीक है। और मैं ये बात जानता हूँ कि अगर वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ मुझे एज देगा। लेकिन मैं ये भी कंसिडर करके रखूंगा कि अगर फ्रेशर के पास, ठीक है, अच्छी नॉलेज है, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मेरे पास फ्रेशर है, ठीक है। क्योंकि एक फ्रेशर को क्या होता है ना कि फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी देने से फ्रेशर बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। उनको ये लगता है कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं बेटर जोश के साथ काम करूँ। और अगर 3 से 4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को रखूंगा फ्रेशर की प्रोफाइल में, प्रोफाइल अलग अलग होती है दोनों की, अगर फ्रेशर की प्रोफाइल में 3 से 4 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को रखूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन,
जस्ट बिकॉज की डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम जो कि है नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि मेरे को भी रहेगा कि यार थोड़ा सा एटीट्यूड का इशू आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एटीट्यूड का इशू आता है। बट जो फ्रेशर बंदा आता है ना, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सीखना चाहता है, ठीक है, और वो अपना 100% बेस्ट देता है। और हमको हमको भी एज ए कंपनी सीनियर्स हमको भी अच्छा लगता है कि फ्रेशर्स बंदे आए, अपना नया एक्सपीरियंस लेके आए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमको नहीं पता होती, क्योंकि हम लोग पुराने, जैसे कि मुझे अगर मान लो 5 साल हो गया काम करते हुए, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई कोडिंग एक्सपीरियंस या फिर कोई कोड ऐसा यूज कर रखा हो जो पिछले 4 साल पहले मैंने सीखा था। बट एक फ्रेशर लड़का आया है, फ्रेशर लड़की आई है, जिसने मुझे एक ऐसा कोड बताया जो कि अभी में आया, ठीक है, कोड के अंदर अपग्रेड आया और अभी में आया, तो वो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, प्रोफाइल दोनों की अलग अलग होती है। 2 से 3 साल वाला एक्सपीरियंस या 1 साल तक एक्सपीरियंस हम लोग फ्रेशर में ही काउंट करते हैं, ठीक है। 2 से 3 साल वालों का प्रोफाइल अलग रहेगी। अगर तुम 2 से 3 साल वाले को बीट कर देते हो तो ट्रस्ट में तुम्हारा पैकेज ज्यादा ही बेटर होगा उनसे, ठीक है। व्हाट शुड अ फ्रेशर शुड डू, लाइक अपने स्किल सेट अच्छे रखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखो, बहुत बहुत फायदा मिलेगा उससे। सर पाइथन लैंग्वेज विद पाइथन डीएसए एंड फ्रंट एंड विद वेब डेवलपमेंट इज गुड फॉर ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज। आई एम 3-1। हाँ डेफिनेटली अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा पाइथन डीएसए के साथ। और फ्रंट एंड के अंदर अगर तुम, मैं कहूँगा रिएक्ट ठीक है, एंगुलर के साथ जाओगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एंगुलर क्या होता है कि कंप्लीट फ्रेमवर्क है, ठीक है, रादर देन जस्ट रिएक्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन एंगुलर कंप्लीट फ्रेमवर्क है, तो वो तुमको ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और अगर पाइथन में बैकएंड है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बैकएंड एआई से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कैन ओपनिंग इन योर कंपनी, मेरी कंपनी में अभी नहीं ले रहे हैं हम लोग। सर लेट पाइथन विद सर्टिफिकेट वेयर आई सर्टिफिकेट बहुत मिल जाएगी पाइथन के, ठीक है। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। सर्टिफिकेट से तुमको, हाँ ये हो सकता है कि तुमको रिज्यूमे में दिखाने में फायदा मिले, लेकिन अगर तुम उस सर्टिफिकेट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट लो तो उसको जस्टिफाई करो, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट लेके जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। सर्टिफिकेट तुमको ऑनलाइन यूडमी से सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। और एक दो अगर तुमको ऑनलाइन मतलब गूगल का सर्टिफिकेशन मिल जाए, या फिर तुम्हारे पाइथन के आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाला था, अगर वो मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा तुमको। तो जावा में हाउ मच टेक टू लाइन, जावा में सीखने के लिए टाइम कितना लगेगा, टोटली डिपेंड करता है तुम पे, ठीक है। अब पंकज सर सिखा ही रहे हैं इस टाइम पे, तो मेरे हिसाब से पंकज सर की जो पेस है वो ठीक है, मेरे टाइम पे तो बहुत ही बढ़िया थी, ठीक है। और आज भी पंकज सर की पेस वही है, जब मैं बात करता हूँ सर से कि क्या चल रहा है, कहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, तो वही है, पेस तो ओके है, पेस तो कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना, अगर तुमने मान लो आज एक लेक्चर पढ़ लिया, ठीक है, और आज तुमने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो वो बेटर है, रादर देन तुमको ये लगेगा कि यार वीकेंड पे प्रैक्टिस कर लूंगा, आज मैं सीख लेता हूँ। कोशिश करो कि आज के आज ही प्रैक्टिस कर लो, और डाउट्स आते हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लो, ठीक है। जावा सीखने में मेरे हिसाब से 3 महीने मोर देन एनफ, 3 महीने के अंदर तुम जावा सीख सकते हो। सीखने की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा जावा तुमको कम्प्लीटली आ जाएगी। कंप्लीट अगर लाइक एक्सपर्ट लेवल पर जाना है तो तुमको मिनिमम 8 से 12 महीने देने पड़ेंगे जावा के लिए, क्योंकि जावा छोटी सी लैंग्वेज नहीं है। इंडस्ट्रियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर। कॉलेज में सीखनी तो कॉलेज में तो एक सेमेस्टर में खत्म कर देते हैं, और एक सेमेस्टर के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लेवल पर जाके काम करना है तो मान के चलो 8 से 10 महीने, ठीक है। अगर सिर्फ ये है कि बेसिक जानना है तो 3 से 4 महीने, ठीक है। मैं जावा एज ए कंप्लीट पैकेज की बात कर रहा हूँ, कोर जावा, एडवांस जावा, और थोड़ा बहुत डीएसए उसके अंदर, बेसिक डीएसए नॉट एडवांस डीएसए। जावा फुल स्टैक डेवलपर का फ्यूचर कितने इयर्स तक होने वाला है? जावा फुल स्टैक डेवलपर का फ्यूचर अभी भी बहुत अच्छा है, और आगे जाकर भी और अच्छा होने वाला है, ठीक है। अगर तुम एक सिक्योरिटी लेवल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, जो कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी देखो, मैं सिक्योरिटी लेवल कंपनी की बात क्या कर रहा हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके नॉर्मल प्रोडक्ट्स को और सिक्योर करते हैं, जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमको, ठीक है, एचटीटीपीएस होता है, एचटीटीपी हो, तो एस मिल गया तो मतलब सिक्योर हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ का डेफिनेटली तुमको फर्क पड़ेगा। और जावा के साथ तुम वो कर सकते हो, सेलेनियम कर सकते हो, जो कि क्यूए के अंदर तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। फुल स्टैक जावा डेवलपर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर की चिंता मत करो। मेन चीज़ ये है कि अगर आप सिक्योरिटी टाइप के कंपनीज में काम कर रहे हो, जो कि दूसरी कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर देती है जो उनका उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को और सिक्योर करते हैं, मालवेयर से बचाएं या ब्रूट फोर्स अटैक से बचाएं, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा तुमको। एंड्रॉइड के लिए फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा एज एन एंड्रॉइड डेवलपर? एंड्रॉइड का तो हमेशा ही रहता है, एंड्रॉइड के तो आजकल फ्रीलांसिंग में इतने सारे
डेवलपर्स होते हैं जो कि खुद का ही ऐप बना के आजकल डाल देते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड का भी ठीक है, एंड्रॉयड का अगर तुम खुद एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि एंड्रॉयड का मैं ये देखता हूँ आजकल ऐसे क्रॉस प्लेटफॉर्म वाले एप्लीकेशंस आ गए हैं, ठीक है, जो तुम एंड्रॉयड में भी बना सकते हो, iOS में भी बना सकते हो। एक ही लाइन ऑफ कोड लिखना है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है तो मेरे हिसाब से फ्लटर बहुत अच्छा रहेगा, फ्लटर सीख लो। तो फ्लटर के अंदर तुमको मोबाइल एप्लीकेशंस का सारा डेटा मिल जाएगा और बहुत इजीली हो जाएगा। लिंक्डइन सर्टिफिकेट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, लिंक्डइन के सर्टिफिकेशंस करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लिंक्डइन सर्टिफिकेशंस क्या है कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया। कोर जावा जॉब्स, ब्रो कोर जावा में तुमको पर्टिकुलर जॉब मिलना मुश्किल है कि सिर्फ कोर जावा पढ़ के तुमको जॉब मिल जाएगी, नहीं। तुमको एडवांस जावा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस जावा के अंदर तुमको प्रॉपर बैकएंड और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। कोर जावा पढ़ के तुम एक फंक्शन बना सकते हो, लेकिन उस फंक्शन का फायदा नहीं होगा अगर तुम उसको बैकएंड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम्हारे एसक्यूएल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर फ्रंट एंड पे तुम सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो तुमको मेरे हिसाब से सिर्फ कोर जावा के अंदर इंटर्नशिप मिल सकती है, जॉब मुश्किल है। सेल्स फॉर डेवलपर जॉब, सेल्स फॉर की डेवलपर जॉब में अभी अपॉर्चुनिटीज अभी रिसेंटली आने वाली है। सेल्स फोर्स का सही है यार, हम लोग देखो, मैं सही बताऊँ तो मैं सेल्स फोर्स की तरफ ज़्यादा गया नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट सेल्स फोर्स में बहुत सारी जॉब्स आते हैं। हाँ, सेल्स फोर्स एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, सेल्स फोर्स डीएसए के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ये चीज़ मेरे को आइडिया है। और सेल्स फोर्स में एसक्यूएल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेल्स फोर्स क्या करता है, आपको एक तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम देता है आपके डेटा का। तो अगर आपका डेटा बैकएंड से अच्छी तरह से मैनेज नहीं है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एसक्यूएल बहुत अच्छे से कर लेना अगर सेल्स फोर्स में जॉब करनी है तो, और साथ में डीएसए बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। डीएसए किसी भी लैंग्वेज के साथ कर सकते हो, जावा सीख रहे हो तो जावा के साथ डीएसए कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, इस चीज़ का फायदा मिलेगा। सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू लिंक्डइन सर्टिफिकेशंस, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे, सर्टिफिकेशंस लिखोगे, इजीली मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक 8 बज गए हैं, हाँ, तो ठीक है, 5 मिनट और लगा लगना तो अदरवाइज तो आई थिंक वी आर डन। और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, लाइक? अंकित कंप्लीट हो गए। सो किसी के क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लीजिए। सो regarding any other query that we already asked, and don't worry, this is not the last session. Every Saturday we'll have these kind of sessions where uh, what to say, we will learn from the people who are there, who are into development phase, who are doing this work right now. So there are two three things also. Please fill the attendance form so that we will improve these kind of sessions also. And thank you so much. Thank you so much, Ankit, for joining us. वेलकम सर, you're welcome. ठीक है. So I'll share the details of Ankit's LinkedIn also, right? Tomorrow, not today. Yeah. Otherwise, you will bombard it today only. Okay. Thank you so much, everyone. Bye bye and take care.